मित्र, बिजनेस का पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट के साथ में अगर वह कस्टमर का भरोसा जीत लेता है तो वह अन्य बिजनेस से आपको अलग कर देता है। नमक से लेकर चाय पत्ती तक, टाइटन घड़ी से लेकर कार तक, जिस भी प्रोडक्ट के साथ में टाटा का नाम जुड़ गया वह मतलब देशवासियों के भरोसे से जुड़ गया। तो रतन टाटा ने अपनी विरासत को कैसे जिंदा रखा, अपने बिजनेस की विरासत को कैसे जिंदा रखा, और वह टाटा ग्रुप ने ऐसे कौन से 5 फैसले लिए रतन टाटा के नेतृत्व में जिसका कि प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। और टाटा ने अपने जीवन में कितने सामाजिक काम किए, सोशल वर्क किए, और उनके जीवन से जुड़ी हुई सोशल वर्क की अनटोल्ड स्टोरी मेरे साथ में सुनिए। और उन्होंने शादी क्यों नहीं की और बाद में किस अभिनेत्री के साथ में उनका नाम जुड़ता है और कौन कौन पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया जाता है, इन्हीं सभी स्टोरी को जानने के लिए मेरी यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो भारत के रतन टाटा को सुनिए और देखें। और इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने रतन टाटा के बारे में हर एक छोटे पहलुओं के बारे में बताया है। तो मित्र, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना तो भूलिए ही मत। तो आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आइए शुरुआत करते हैं रतन टाटा के जीवन के सफ़र को। रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को हुआ, लेकिन वो जब 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता नवल भाई टाटा और सुनी किमसरियत का तलाक हो गया। तो उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने रतन टाटा को पाल पोस के बड़ा किया। और लेकिन यहाँ पर नवल टाटा दूसरी शादी करते हैं सिमोन टाटा के साथ में, जिनके की बेटे हैं न्यूअल टाटा, जो आज टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनाए गए हैं। इनकी स्कूली शिक्षा कैंपियन स्कूल मुंबई से स्टार्ट होती है और अमेरिका के रिवरडल स्कूल में इनकी स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है। 1955 में यह ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और 1959 में आर्किटेक्चर में यह उपाधि धारण करते हैं कर्नेल यूनिवर्सिटी से। और 2008 में इसी कर्नेल यूनिवर्सिटी में वो $50 मिलियन का दान करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में सबसे बड़ा दान माना गया है। सन 1970 में यह बिजनेस सेक्टर में आते हैं और एज ए फ्लोर मैनेजर ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे एक इनकी कंसर्न कंपनी होती है जिसका की नाम होता है नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको यह पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इस बीच में आ जाती है आर्थिक मंदी, और जिसके कारण कि यह कंपनी असफल हो जाती है। और इसके बाद 1991 में जब GRD टाटा रिटायरमेंट लेते हैं तो इनको बनाया जाता है टाटा ग्रुप का चेयरमैन। इनके चेयरमैन बनते ही जो कंसर्न कंपनियों के चेयरमैन होते हैं इनका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस सेक्टर में यह नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पे रतन टाटा जी नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आते हैं। रिटायरमेंट की एज वो तय करते हैं और कंसर्न कंपनियां जितनी भी टाटा ग्रुप या टाटा सन्स की हैं उनको एक जगह रिपोर्टिंग करने को कहते हैं और उस कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा वह ग्लोबलाइजेशन पे ध्यान देते हैं और जो कंसर्न कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं होती है उनको बंद कर देते हैं। और इसके अलावा उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि युवाओं को टाटा कंसर्न कंपनी में लाना और उनको टाटा ग्रुप में अच्छे ओहदे पर रखना, ये उनका मेन उद्देश्य रहा। और उन्होंने जो युवाओं को उन्होंने साथ दिया उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। रतन टाटा पूरे 21 साल तक 1991 से लेकर 2021 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। इसमें उन्होंने टाटा ग्रुप का जो पूरा टोटल रेवेन्यू को 46 गुना बढ़ा करके 4,75,000 करोड़ तक बढ़ाया और नेट प्रॉफिट जो था वह 33,500 करोड़ रुपए बढ़ाया, जो कि पूरा 51% था। यह किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, फुल कंसंट्रेशन लगता है और डे नाइट मेहनत करना पड़ता है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ और अपने लोगों के साथ ले जा करके। तो इस तरह से उन्होंने युवाओं पर पूरा भरोसा जताया, अपने कर्मचारियों पर पूरा भरोसा जताया और उनका भरोसा जीत करके उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया। तो मित्रों, यहाँ पे यह अपने को सीख लेने बात है कि हम अगर डे नाइट मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यह रतन टाटा के जीवन से हम लोग सीख ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रतन टाटा के वो कौन कौन से फैसले थे जिनका कि आज हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए 5 ऐसे फैसले थे जिनका कि आज भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है।
टाटा ग्रुप ने जो पहला काम किया वह थी सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जहांगीर जी टाटा जो कि जीआरडी टाटा के भाई थे, उन्होंने 1968 में कंप्यूटर लाया। उनका कंप्यूटर अपनी कंपनी में लाने का मेन एक उद्देश्य था कि जो पेपर वर्क है उसको कंप्यूटराइज्ड किया जाए। 1970 में पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। 1980 में अमेरिका में जो पहला काम टीसीएस ने स्टार्ट किया, 1990 आते आते पूरे यूरोप में फैल जाता है और 2000 तक पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में फैल जाता है। 2004 में पहला वो आईपीओ लाता है जिसमें कि $100 करोड़ वो इकट्ठा करती है, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था। और 2015 में अपना 100वां प्रोजेक्ट टीसीएस कंप्लीट करती है। टीसीएस दुनिया के 55 देशों में काम करती है और इसमें कुल टोटल 50,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। टीसीएस में काम करना मतलब यह समझा जाता है कि आप एक बढ़िया सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं। और दूसरा जो काम है, रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक कार का लॉन्च किया 1998 में, जिसका के नाम टाटा इंडिका था। यह कार की खासियत ये थी कि ये प्योरली मेड इन इंडिया कार थी। इसका डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक सारी चीज़ें इंडिया में की गई थी। लेकिन जापान की कंपनियां और अमेरिका की कार कंपनियों के आगे यह टाटा इंडिका अच्छा कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है। इससे रतन टाटा को बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है और वह इस कार को वह बेचना चाहते हैं। उसके लिए वह एक बढ़िया ग्राहक को ढूंढते हैं जिसको कि वह इस कार कंपनी को खरीद सके। इसके लिए वह जाते हैं बिल फोर्ड के पास। बिल फोर्ड जो कि फोर्ड कंपनी का चेयरमैन है, उसके पास जाते हैं और अमेरिका में जाकर उसके हेडक्वार्टर में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स में जो होता है वह यहाँ से चालू करती है बिजनेस सेक्टर की एक बड़ी रिवेंज की कहानी। मीटिंग में बिल फोर्ड रतन टाटा को कहता है कि जब आपको पैसेंजर कार के इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब कुछ मालूम नहीं है तो आप इस इंडस्ट्रीज़ में क्यों आए, और मैं यह कार का खरीद को आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। इससे रतन टाटा अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करते हैं और चुपचाप अपनी टीम के साथ में वह इंडिया चले आते हैं। इसके बाद वो इंडिया आते हैं और इंडिका V2 मॉडल, अपडेटेड मॉडल को वो लॉन्च करते हैं। इसके अलावा वो सफारी व सुमो जैसी गाड़ियों को भी लॉन्च करते हैं जो कि माइलेज में बहुत अच्छी होती हैं और इंडिया की सड़कों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन समय का पहिया घूमता है। 2008 में अमेरिका में रिसेशन आता है जिसमें कि फोर्ड कंपनी को बहुत नुकसान होता है। वाल्वो और हर्ट जो उनके मॉडल्स होते हैं एक एक करके बिकना चालू हो जाते हैं और इसके बाद एंट्री होती है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स उनके सबसे लग्जीरियस जगुआर लैंड रोवर को 2.3 अरब डॉलर में इस मॉडल्स को वो खरीद लेते हैं। इसके बाद बिल फोर्ड कहते हैं टाटा से कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन टाटा जी स्माइल करके कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो मित्रों, यह भी एक रिवेंज हुआ था और कितना विनम्र रिवेंज हुआ था इसके बारे में आप सोच सकते हैं। और रतन टाटा हमारे कितने महान थे ये भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद तो रतन टाटा जी ने बिजनेस में एक से एक झंडे गाड़े। उन्होंने एक से एक माइलस्टोन को खड़ा किया जिसमें कि कुछ इस प्रकार से हैं। सन 2000 में अपने से दुगने टी कंपनी ब्रिटिश ग्रुप की टेटली को एक्वायर किया जिसकी कुल कीमत उन्होंने $43 करोड़ और 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस को 11.3 अरब डॉलर में खरीदा और यह इंटरनेशनल मार्केट की तब की सबसे बड़ी डील थी। इस रतन टाटा जी ने जो एक काम किया जो कि आम मिडिल इंडियन फैमिली के लिए किया, उन्होंने एक ऐसी कार की परिकल्पना की जो कि कम से कम बजट में बनाई जा सके और दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाई गई जिसका कि नाम था नैनो। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन उसकी परिकल्पना उनके दिमाग में आई कैसे? यह जब एक बार वो अपने कार से कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे एक भारतीय दंपति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में बारिश में भीग रहा था। तो उनको यह देख के इनके दिमाग में यह आया, क्यों ना हम अपनी इंडियन फैमिली के लिए एक ऐसी कार बनाए जो उसके लिए अफोर्डेबल हो, जिसको कोई वह खरीद सके और कम से कम दामों में उसको बनाने का प्रयास किया। उस समय उसका दाम मात्र 1 लाख रुपए रखा गया था और उसको बनाया जाना था।
रतन टाटा ने अपनी परिकल्पना को 2009 में मूर्त रूप से लाया और नैनो कार को लॉन्च किया। लेकिन इस नैनो कार को लॉन्च करने में भी बहुत बड़ी राजनीति हुई और बहुत समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। इसका जो पहला प्लांट लगाया गया वह कलकत्ता के सिंगूर में लगाया गया, लेकिन वहाँ के किसानों को भड़का करके वहाँ से टाटा मोटर्स की कंपनी को बंद कर दिया गया। रतन टाटा ने एक वहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के कारण उनको 500 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन वह चाहते थे कि मेरे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे सुरक्षित आएँ और रहें। इसके बाद आनंद गुजरात में वो अपनी नैनो कार का प्लांट लगाते हैं, जिसको कि आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 1 रुपये में उनको ज़मीन दी थी। और आज नैनो कार तो नहीं है, लेकिन उसका प्लांट लगाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा की बहुत हेल्प की थी। और एक और राजनीति की शिकार थी कंपनी उनकी, जिसका की नाम था टाटा एयरलाइंस। उनके दादाजी JRD टाटा मात्र 24 साल की उम्र में वह पायलट का लाइसेंस लेते हैं और 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं और 19 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल देते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 में टाटा एयरलाइंस को बदल करके एयर इंडिया नाम कर दिया गया। 70 साल बाद समय का पहिया घूमता है और टाटा ग्रुप एयर इंडिया की बोली लगाता है और टोटल 18,000 में यह बोली लगा करके उसकी 100% हिस्सेदारी को खरीद लेता है। इसमें रतन टाटा का यह कहना था कि इमोशनली यह कहा जाए कि JRD टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी इस्टेब्लिश एयरलाइंस का रुतबा हासिल किया था। टाटा समूह इसी रुतबे को हासिल करने के लिए फिर से प्रयास करेगी। देखिए कितनी नम्रता के साथ में रतन टाटा ने यह बात कही और अपनी विरासत को जिंदा रखा, अपने बिजनेस की विरासत को जिंदा रखा और अपने सम्मान को उन्होंने दोबारा फिर हासिल किया। अपने परिवार के सम्मान को उन्होंने दोबारा फिर हासिल किया। इसके बाद रतन टाटा की वो अनटोल्ड स्टोरीज को सुनेंगे, जिसके बारे में उनके समाज सेवा के बारे में पता चलता है। समाज के प्रति वो अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से समझते थे, इसके बारे में पता चलता है। पहली ये घटना यह है कि एक किसी प्लांट में कोई गैंगस्टर जो है वो वसूली करना चाहता था। उससे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो टाटा उस प्लांट में जाते हैं और जब तक गैंगस्टर को वो गिरफ्तार नहीं करवा लेते हैं तब तक वो वहाँ से नहीं हटते हैं। और इसके बाद जो 26/11 में मुंबई हमला हुआ था, ताज होटल पे जो हमला हुआ था, वो बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण था। इस हमले में जो लोग भी प्रभावित थे, जो परिवार प्रभावित थे, 80 से ज़्यादा थे, उन सारे परिवारों को जाकर वह मिलते हैं और जिन लोगों के माता पिता इस हमले में शहीद हुए थे, उनके बच्चों को वह मुफ्त शिक्षा देने का वादा करते हैं। और वो वादा करते हैं कि जब तक उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, टाटा उनकी हेल्प करता रहेगा। एक दूसरी घटना है जिसमें कि यह शो करता है कि रतन टाटा अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ख्याल करते हैं। पुणे में उनका एक साधारण सा एम्प्लॉय बीमार होता है, उसको देखने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं और उसकी आर्थिक सहायता करते हैं और कहते हैं कि आपके इलाज की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है। तो देखिए वो कितने दयालु हैं और कि एक चेयरमैन एक साधारण से एम्प्लॉय को देखने जा रहा है। कितने दयालु हैं और कि एक चेयरमैन एक साधारण से एम्प्लॉय को देखने जा रहा है। एक और घटना है जिसको कि सुन करके आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि एक बार उनको ब्रिटेन में सम्मान के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह अपने मित्र बिजनेसमैन सुहेल जी को वह 10 मिस कॉल करते हैं और जब सुहेल सेठ उनको फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि उनका कुत्ता बीमार है, इसलिए वह सम्मान लेने के लिए नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स को जाके इसके बारे में बताएं। जब प्रिंस चार्ल्स को इसके बारे में पता चलता है कि उनका कुत्ता बीमार होने के कारण वह सम्मान लेने नहीं आ सकते हैं, तो प्रिंस चार्ल्स कहते हैं कितने महान है रतन टाटा। और रतन टाटा जहाँ पे रहते हैं बॉम्बे हाउस में, व्यक्ति तो आता है तो उसकी तो जांच की जाती है, लेकिन कोई आवारा कुत्ता आके उनके हाउस में आके रह सकता है, खाना खा सकता है और रह सकता है। इसको आवारा कुत्तों को छूट दी गई है कि वो आके वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि रतन टाटा कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जानवरों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा लगाव था।
इसके बाद आता है कोरोना काल। कोरोना काल में बड़ी सी बड़ी कंपनियां जो थी अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, लेकिन रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज़ का उन्होंने ख्याल रखा। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अपनी कंपनी से नहीं निकाला, उनकी छटनी नहीं की, क्योंकि वह अपने एम्प्लॉयों से बहुत ही प्रेम करते थे और यही प्रेम रतन टाटा को महान बनाता है। और इसी कोरोना काल में सबसे बड़ा दान करते हैं 1500 करोड़ का प्रधानमंत्री राहत कोष में रतन टाटा जी देते हैं और कोरोना में लोगों की हेल्प करते हैं। तो देखिए किस प्रकार के रतन टाटा हैं। व्यक्ति के शरीर का महत्व नहीं होता है, व्यक्ति के कर्म का महत्व होता है, व्यक्ति की सोच का महत्व होता है। व्यक्ति अगर चला जाता है तो लोग उसके शरीर को याद नहीं रखते, बल्कि उसके कर्मों को याद करते हैं। और इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि जब इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने दयालु व्यक्ति हैं, तो उन्होंने शादी क्यों नहीं की। तो एक बार एक इंटरव्यू में सुहेल सेठ को यह कहा कि मेरी शादी तो 4 बार तय हुई, लेकिन किसी न किसी कारणवश मेरी शादी टूट गई और मैं शादी नहीं कर पाया। पहली शादी के बारे में जो जिक्र किया जाता है कि पहली जो शादी उनकी तय हुई थी वो अमेरिका में, जब वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे तो किसी लड़की के साथ में उन्हें प्रेम हो गया था और वह उस लड़की से शादी करना चाहते थे। लेकिन 1962 में जब चीन भारत पे हमला करता है तो वह लड़की कहती है कि आप भारत छोड़ के अमेरिका आ जाओ तो मैं आपसे शादी कर लूँगी। लेकिन टाटा कहते हैं कि मेरा देश और मेरी दादी माँ यहाँ पर संकट में है, इसलिए मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। आप शादी करना चाहो तो करो, चाहे मत करो। इसके बाद उनका नाम आता है एक अभिनेत्री के साथ में, जिसका कि नाम सिमी ग्रेवाल है। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके साथ में आता है, लेकिन वह शादी में परिवर्तित नहीं होती है, वो दोस्ती में ही रह जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाती है। तो यह एक छोटा सा कारण है जिसमें उन्होंने शादी नहीं की है। अब आते हैं उनके पुरस्कारों के बारे में। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको पुरस्कार भी कितने मिले होंगे। अगर मित्रों मैं पुरस्कार के बारे में बात करूं तो ये वीडियो और भी लंबा होता जाएगा, लेकिन जो मुख्य पुरस्कार हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सन 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2012 में श्रेष्ठ सीईओ का अवार्ड दिया जाता है, 2012 में ही फिक्की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, 2006 में महाराष्ट्र भूषण दिया जाता है, 2021 में आसाम वैभव दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी दिया जाता है। दिग्गज समाजसेवी और बिजनेसमैन रतन टाटा अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन आने वाले वक्त में भी ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए और इतनी दयालुता से रहना, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल करना, समाज का ख्याल करना, समाज के लिए हमेशा खड़े रहना, देश के लिए हमेशा खड़े रहना, ऐसा व्यक्ति विरले ही आते हैं। तो ये ऐसे थे हमारे भारत के रत्न नवल टाटा जी। धन्यवाद।